नमस्कार। आज मैं एक वैवाहिक मंच जो तैयार किया, इसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये वैवाहिक मंच जो तैयार किया, ये मानव ने तैयार किया। राम काल से भी पहले से चला आ रहा। एक समय था जब ये मंच नहीं था, मानव थे, ऐसा कोई वैवाहिक सिस्टम नहीं था। उस काल की तो कुछ घटनाओं का वर्णन भी नहीं मिलता। हमने ये मंच जो है अपने समाज की सुरक्षा के लिए, से सुरक्षा के भय से हमने इसकी स्थापना की, और आज फेल हो गए। हमारी स्थापना है ना, ईश्वर की तो है नहीं। फेल हो गए। हम जो चीज़ बनाएंगे उसमें तो त्रुटि होगी होगी, रह ही जाएगी। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज क्रिएटेड बाय मैन फॉर द सेक ऑफ हिज सिक्योरिटी, social security. I don't know if this would not have been the condition of society, maybe more worse or better. I can't say anything about it. श्री राम ने एक विवाह किया, प्रतिबद्ध थे वो, उनकी प्रतिज्ञा थी। श्री कृष्ण का तो आप सुनेंगे 16,000 कुछ उनकी रानियां थी। श्री कृष्ण के बाद तो कलयुग चल रहा है, काली का अवतार का इंतजार कर रहे हैं लोग। अब उसमें ईश्वरीय दृष्टिकोण आएगा। मैं ज़्यादा उसका विवरण करूँगा तो उसमें एक ईश्वरीय दृष्टिकोण आता है। 3 तो उनकी वो पत्नियां थी जिनका विधिवत व्यवहार उन्होंने किया था, माता पिता की, लड़की के माता पिता की और अपने परिवार की सहमति से। 3 विवाह तो उनके वो थे। और बाकी जो हजारों थी, वो कोई दैत्य था जिसके कैद में थी वो महिलाएं। बहुत भयानक दैत्य था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसको मारे जा सकने की कंडीशन भी बड़ी सख्त थी। कि बिना सत्यभामा की मदद से कृष्ण भी उसको मार ना सकते। सत्यभामा की सहायता से उन्होंने उसका वध किया था। कुछ ऐसा कथा में है। फिर जब उन्होंने 16,000 जो कन्याएं कह लो, जो कह लो, उस दैत्य की कैद में थी। कृष्ण ने जब दैत्य को मारा तो मुक्त हो गई, लेकिन मुक्त होने के बाद भी उनकी अवस्था पीड़ित थी बहुत, कि कौन समाज में अपनाएगा। तो ये सब आत्महत्या करने के लिए जा रही थी 16,000। तो सत्यभामा को पता चला तो गई, रोका उनको, कहा तुम चिंता मत करो, मेरे पति श्री कृष्ण महापुरुष हैं, वो अपनाएंगे। तो सत्यभामा के कहने पे वो 16,000 विवाह किए थे उन्होंने। अब ये तो ईश्वरीय एक लीला है, इसको किसी दूसरे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और कहते हैं उन्होंने
सबके साथ निभाया पारिवारिक जीवन। नारद जी को शंका एक बार हुई कि ये कैसे इतनी बड़ी संख्या में अपनी पत्नियों को संभालते होंगे। वो बड़े शंका में आ गए, एक बार परीक्षा करता हूँ मैं जाके। तो कई रानियों के महल में गए नारद जी। हर जगह उनको जो अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण बैठे हुए दिखाई दिए। 16,007 थी, कितनी थी, 16,003, 16,007, 16,000 कृष्ण बन गए। सत्यभामा के साथ भी हैं जो उनकी वास्तविक पत्नी थी, मतलब की लीगल वाइफ। रुक्मणी तो लक्ष्मी का अवतार थी, वैकुंठ में उनके साथ ही रहती थी, गोलोक में रहती थी, लक्ष्मी का अवतार। और सॉरी, गोलोक नहीं, वैकुंठ कह लो, क्षीर सागर। गोलोक का वर्णन मैं नहीं करना चाहता। वो थी वो रुक्मणी। एक जामवंत जी की पुत्री थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जामवंत जी रामकाल से जीवित थे, ब्रह्मा जी के औरस पुत्र कहलाते थे। तो कहते हैं, ऐसा कहीं जिक्र है कि उन्होंने राम जी से कहा, जब रामकाल में सीता जी का पता लग गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो इन्होंने कहा राम से कि मुझे आनंद नहीं आया युद्ध का, एक दो हाथ में आपके साथ करना चाहता हूँ। राम ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोगों ने तो मेरी सेवा की, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ तुमसे। अच्छा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करूँगा मैं, जब मैं द्वापर युग में आऊँगा, फिर आऊँगा मैं, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो कृष्ण और इनका युद्ध हुआ था, 21 दिन तक चला था युद्ध ये, और परास्त हो गए जामवंत जी उस युद्ध में। जब परास्त हो गए तो उनको लगा कि राम जी कह रहे थे मैं द्वापर युग में, राम जी तो नहीं है कहीं है। उन्हें कृष्ण जी से अनुरोध किया कि देखें, मेरे मन में तो राम जी की छवि बैठी हुई है, आपकी छवि मेरे मन में नहीं है, आप अपना उसी रूप वाला दर्शन दो मेरे को, राम काल वाला। तो वो राम बन गए, उस राम बन के दिखाया अपने को, देखो यही तो था ना। तब बड़े प्रसन्न हुए, अपनी पुत्री के विवाह के लिए अनुरोध किया। जामवंती नाम था शायद पुत्री का। मान गए कृष्ण जी, धूमधाम से विवाह हुआ। फिर 16,000 वो थी। चलिए छोड़िए, मैं अपनी बात पे आता हूँ, ये तो ऐसे बीच में घटनाक्रम जोड़ दिया। तो ये मानव द्वारा विकसित एक मंच है, इसे विवाह के रूप में निर्धारित किया गया। क्या कारण रहे होंगे, क्यों ये करना पड़ा होगा, उसके कारण रहे होंगे। समाज में अव्यवस्था फैल रही होगी, दुराचार फैल रहा होगा, अनाचार फैल रहा होगा। तो एक उन्होंने वैवाहिक इंस्टीट्यूशन तैयार किया। लेकिन आदमी की बनाई हुई चीज़ है, कहाँ कामयाब हो सकता है, कहाँ सफल हो सकता है। फेल हो गया इंस्टीट्यूशन। घर घर में लड़ाई आजकल, सास को बहुत दुश्मन मान रही है, बहू को सास दुश्मन मान रही है, माँ बेटी का रिश्ता ही नहीं। सारा सिर पे बोझ पड़ रहा है पतियों के, जो कमा के ला रहे हैं। अब वो बाहर का भी झमेला टेंशन झेलेंगे और घर का भी टेंशन झेलेंगे। तो मेरी दृष्टि से तो इस समाज में पतियों की दुर्दशा सबसे ज़्यादा दुखी जीव अगर हैं तो पति हैं। अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ सकते, माँ को भी नहीं छोड़ सकते, नौकरी के लिए पैसा कमा के भी घर पे लाना है, उनकी व्यवस्था भी जीने की करनी है, वहाँ के तनाव अलग हैं उनके, सारा कुछ आदमी को ही भोगना है। तो कोई तो मुझे
एक मजाक में कह रहा था कोई पहचान वाला व्यक्ति कि मेरी भगवान से ये प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे हिजड़ा बनाना। वो कह रहा है, सच्ची बात है ये, मुझे न पत्नी बनाना, न स्त्री, न पुरुष। हे भगवान, तो मुझे हिजड़ा बना देना, बड़ा धन्यवाद होगा मेरा तेरे को। कोई तनाव नहीं, उसके हिसाब से हिजड़ों को कोई तनाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है जीवन में उनका। हंसी आई मेरे को सुन के। लेकिन ये बात एक जरूर कहती है कि पतियों का जीवन इस युग में सबसे ज़्यादा कष्टकारी है। औरों का भी है, घर में माँ कोई बहू से नहीं बनती तो माँ भी दुखी है। बहू अपने पति को बहुत जल्दी अपने कब्जे में ले लेती है। कारण आप जानते हैं, मैं नहीं जानना चाहता, असभ्यता वाली बात हो गई, लेकिन मैं भी जानता हूँ क्यों अपने कब्जे में ले लेती हैं। ये सब सासें जानती हैं। माँ बाप को घर से निकलवा देती हैं पत्नियाँ लड़कों की, भेजो इनको वृद्धाश्रम में, हम अपने बच्चों को देखें, इनको देखें। ऐसी घटना सुनने में आई मेरे को कि एक आदमी अपनी माँ को किसी स्थान पे ले गया और वहाँ पे उसने प्लेटफॉर्म पे बैठा दिया माँ को और कहा कि मैं जा रहा हूँ, अगर आपको देर हो जाएगी, फ़ोन नंबर दे गया, आप प्लेटफॉर्म से फ़ोन कर लेना। तो फ़ोन नंबर जो कोई और दे गया लिख के, बेचारी सीधी सादी महिला माँ बहुत देर तक नहीं आया। तो उसने किसी से प्रार्थना करी, ज़रा इनसे बात कर दो, मेरे बेटे का फ़ोन है। किसी ने फ़ोन किया तो वो बेटा था नहीं, कोई और था। तो उसने क्या क्या कहने में, एक पर्ची मेरा बेटा और दे गया था, ये पढ़ लो, मुझे तो पढ़ना आता नहीं। पर्ची में लिखा हुआ था कि जिस भी व्यक्ति को इस वृद्ध महिला के बारे में जानकारी मिले, कृपया करके, ये अनाथ है, इसका कोई नहीं है, इसको पास के वृद्धाश्रम में छोड़ा। ऐसी घटना सुनने में आई। ऐसी घटना भी है एक और, बहुत टीवी पे आई थी। दो लड़के, उसके दिल्ली में एक बॉम्बे में। ना दिल्ली वाला घर में रखने को तैयार, ना बॉम्बे वाला घर में रखने को तैयार। वो माँ बेचारी रेलवे स्टेशन पे बैठ के भिक्षा मांग रही और अच्छे खाते पीते करके। वो तो कोई पत्रकार की नज़र पड़ गई, उसे कुछ सभ्य सी महिला दिखाई दी, भिक्षा लेके कटोरा सामने पड़ा हुआ है। उसने बात की तो बात खुली है, तो वो मीडिया में आई बात ये दुर्दशा आज की। तो ये वैवाहिक इंस्टीट्यूशन हमने बनाया, कितनी बुरी तरह से लड़खड़ा गया। मेरी दृष्टि में तो फेल्ड है। वो अनाचार होता, जो अवस्था होती, अब ये अत्याचार हो रहा। अनाचार नहीं हो रहा तो अत्याचार हो रहा। अनाचार शायद सहन हो जाए, अत्याचार कैसे सहन करेंगे आप। माँ बाप को बासी रोटी खिला रहे हैं, खुद ताज़ी सब्जी रोटी खा रहे हैं। ये हो रहा है। विदेशों में भेज दिया अपने बच्चों को माँ बाप ने, रो रहे हैं पति पत्नी बुढ़ापे में। तो एक मर गया उनमें से, अकेला रह गया, वो चल भी नहीं सकता था। पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालने के लिए जाता था, तो जो 3 व्हीलर में उसको ले जाता था, वो उठा के बैठाता था, तब ले जाता था। ऐसी दुर्दशा का शिकार है। तो वैवाहिक इंस्टीट्यूशन, मैरिज इंस्टीट्यूशन फेल टोटली। 1000 में 2 आदमियों ने सुखी जी ली है, इसमें तो वो सुख नहीं हुआ, पास नहीं होता है।
आजकल तो घर घर का किस्सा कहते हैं ये हो गया। हार्ट अटैक आ जाता है सास को, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। किसी को चिंता नहीं घर में, कभी उसका बीपी नापने बेचारी बुढ़िया का, किसी को चिंता नहीं, वो कोई गम लेके बैठी हुई है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, मर गए एकदम। तो माँ बाप ने तुम लोगों को कैसे रखा था, उसका 50% तो माँ बाप को रखो, सम्मान दे दो, 10% भी उनका उनका अस्तित्व नहीं छोड़ते हो। तो हमारा ये वैवाहिक संस्था मुझे तो बुरी तरह से फेल हुई नज़र आती है। तो मैंने में जो मुझे कह रहा था कि मैं हिजड़ा बन जाऊँ बोले जना, मेरी भगवान से प्रार्थना। मैं कहा तू ठीक कह रहा, तू ठीक कह रहा है, भगवान से ठीक मांग रहा है, बिल्कुल सही चीज़ मांगी, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। आजकल तो किसी घर में कोई शादी ब्याह के फंक्शन है, 1,51,000 से कम में तो छोड़ते नहीं वो लोग। मना करके देख लो जरा एक बार क्या दशा करते हैं। गरीब आदमी है, पैसे नहीं है ज़्यादा, 51,000 की व्यवस्था उनके लिए करनी पड़ रही है। नहीं करोगे तो ऐसी बातें सुनानी शुरू कर देंगे कि अपनी जान छुड़ाने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि ठीक सोचा तूने, बिल्कुल सही मांग कर रहा है भगवान से। अगर ऐसे ही जी के पारिवारिक जीवन जीना है तो फिर वही जीवन ज़्यादा अच्छा है। मजाक चल रहा है ये सब, तो मजाक में लें आप, गंभीरता से ना लें, मजाक कर रहा हूँ मैं। लड़कियों का विवाह आप करते हैं, लड़के का विवाह करते हैं, बड़े सावधानी से करना चाहिए साहब। आपको जो दिखाया जाता है बिल्कुल पलट करके दिखाया जाता है। लड़की के को देखने जा रहे हैं तो पलट करके दिखा रहे हैं, है कुछ और दिखा कुछ रहे हैं आपको। तो मेरे एक मित्र ने मुझे एक बार कहा कि लड़की की शादी थी, रिश्ता ढूंढ रहे थे, तो मैंने अपने एक मित्र को, अच्छे खाते पीते लोग हैं, उसको ये बात बताई। मैंने कहा भाई देखो, मेरी सलाह मानते हो तो उस लड़की की जानकारी को सही लेनी है तो उसके घर के आसपास जाओ, 1-2 दुकानदारों से दोस्ती करो जहाँ से जानवरी लोग सामान लेते हैं। दोस्ती करो, चाहे 2-3 दिन लग जाए कोई बात नहीं, मित्रता करो, और मित्रता करके उस लड़की के बारे में पूछो उससे कि ये लड़की कैसी है। इतनी गहन जानकारी लो। लड़के के बारे में लड़की वाले यही करें, उल्टा भी है, लड़की वालों को लड़का अच्छा ढूंढना है तो इसी प्रकार से, क्योंकि आजकल आप किसी से पूछेंगे तो जनरल साधारणतः लोग किसी की बुराई करते नहीं, क्यों बीच में पड़े हैं बेकार। लड़की के मामले में तो लोग सच जानते हुए भी चुप रह जाते हैं, अरे उसकी घर बस जाए, क्या बुराई करनी है उसकी। एक सामाजिक सिस्टम है, ये फंसे हुए हैं। अमेरिका में तो सुबह तलाक के लिए अप्लाई करो, शाम तक आपको ऑर्डर मिल जाता है, अगले दिन ऑर्डर मिल जाएगा तलाक का। यहाँ तो सालों लग जाएंगे। अगर दो लोगों का मन नहीं मेल खा रहा है तो तलाक भी जो है लेना आसान नहीं है, 15-15 साल लग जाएंगे। लड़की वाले बहुत भारी पैसा मांगेंगे। हमारी कानून की व्यवस्थाएं इतनी ट्रांसपेरेंट, सुदृढ़ नहीं है। कोई भी केस और हो, छोटा मामला भी कोई हो, यहाँ तो 10-15 साल ऐसे कह दिया जाता है कि 10-15 साल तक लग सकते हैं, जरा सी बात कोई होगी। ऐसा हुआ, पढ़ा मैंने, टीवी पे देखा, 40 साल तक एक आदमी जेल में बंद है, बेचारा दीन कैदी, अभी उससे जुर्म साबित नहीं हुआ।
40 साल बाद जज का फैसला आ रहा है कि इस पर जुर्म साबित नहीं होता, बरी किया जाता है। अब ये बताइए, वो 40 साल जो तो जेल में बैठाए रखा उसको आप लौटा सकते हो 40 साल? ऐसे बहुत से मामले भी और भी सामने आते। तो हमारा ये सामाजिक सिस्टम दिस इज टोटल फेलियर इन ऑल द मैटर्स, टोटल फेलियर। एजुकेशन, पेपर लीक हो रहा है, ध्यान देना हो, ध्यान देना हो, नहीं तो व्यवस्थाएं और बिगड़ती चली जाएंगी। कल ऐसा ना हो कि ऐसी व्यवस्था आ जाए कि अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, एक रकम फिक्स है उसके लिए, जी 2 करोड़ में मिल जाएगी आपको, 2 करोड़ दे आओ, ऐसी इस तरह ना कहीं बढ़ जाए। सत्य है तो सत्य को सत्य कहना ही पड़ता है। और देशों में भी है, ऐसा नहीं भारत में ही है, और देशों में भी अलग किस्म के साइबर क्राइम्स विदेशों से बहुत होते हैं। एक साइबर क्राइम तो बहुत पॉपुलर हो गया था, आजकल लोग सावधान हैं थोड़ा सा, कि कोई जो है ब्रिटिश यूके की कोई लड़की की फ़ोटो आएगी, उसका एक परिचय लिखा होगा, आप उसको फेसबुक पे जो देखेंगे फ्रेंड बना देंगे। फिर पहला क्वेश्चन अगर वो आपसे ये कहती है कि फेसबुक पे मेरे पास टाइम नहीं है, व्हाट्सएप पे आप मुझसे बात करो, तो आप वहीं अलर्ट हो जाओ, मामला गड़बड़ है। जो सीधा सच्चा इंसान है उसे फेसबुक में कोई बात कहने में क्या दिक्कत है, आप उसकी बात में आ जाएंगे। आप व्हाट्सएप पे आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे के व्हाट्सएप आ जाएंगे, क्योंकि व्हाट्सएप में सिक्योरिटी बहुत होती है, उसमें पकड़ा वो अपना डिलीट कर देंगे अपना सब कुछ। कुछ होता है, ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है कि व्हाट्सएप में सेफ समझते हैं फ्रॉड करना हो। अब ये तो फेसबुक और गूगल और ये सब लोग जानते होंगे कि व्हाट्सएप सिक्योर्ड नहीं है इतना। वहाँ पे सारी बात हो जाएगी कि हमसे आपको बहुत अच्छे लगे, हम आपको जो गिफ्ट भेजना चाहते हैं, आप थोड़ा सा ढीला पड़ गए, फिर आपको फ़ोन आएगा, उसने आपको गिफ्ट पैक कर दिया। फिर उसमें गिफ्ट को लेने के और करने के कुछ फीस चार्जेस होते हैं, उस पर नज़र होती है उनकी। आपसे 50-60 हज़ार रुपया जमा करा लेंगे, बस उसके बाद गायब, व्हाट्सएप से गायब हो जाएंगे। वो ऐसे करके 50-60 हज़ार रुपये वो कई ऐसे लोगों को फंसा लेंगे, तो एक अच्छी खासी आमदनी ये बाहर के देश के लोग करते हैं, भारत वाले फंस जाते हैं। क्या कंट्रोल है? फिर लोग डरते भी हैं, इसकी शिकायत भी ज़्यादा दर्ज नहीं करते। ऐसा भय हो जाता है लोगों को, जो ऐसा फ्रॉड कर रहे हैं खतरनाक लोग भी हो सकते हैं, आज उनको शिकायत में नया कल जाके गोली ना मार दें, शिकायत भी नहीं होती। क्योंकि बहुत फ्रॉड हुए इसमें। ये आप वहाँ पे उस साइट पे जाके देखें, आपकी कौन सी साइट होती है ये, जहाँ आपका ये पार्सल्स आते हैं विदेशों से, मैं साइट का नाम भूल रहा हूँ, तो मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है। उस साइट पे जाके देखें तो सैकड़ों केसेस का मिल जाएगा उसमें, तो फ्रॉड में भरा पड़ा उससे। और 40-50 हज़ार से कम तो कोई केस है ही नहीं, इतना तो कम से कम फ्रॉड होना ही है आपके साथ। कोई ज़्यादा फंस गया गहराई में तो उसका 1,00,000-1.5 लाख भी जा सकता है। बहुत होते हैं, आजकल भी होते होंगे। मैं तो फेसबुक चलाता था, तो मैं तो ऐसी रिक्वेस्ट मानता ही नहीं बिल्कुल भी कि व्हाट्सएप पे आ जाओ ना, सॉरी, मैं तो व्हाट्सएप चलाता ही नहीं, चाहे भले ही है व्हाट्सएप मेरे पास।
नहीं, मैं तो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता। आपको जो बात करनी है फेसबुक पे करिए। फेसबुक पे नहीं करते इस तरह की बात। कोई सिक्योरिटी शायद ज़्यादा है उसमें, सिक्योरिटी सिस्टम। व्हाट्सएप में नहीं होगा इतना। तो मैं सामाजिक व्यवस्था, विश्व की व्यवस्था बता रहा हूँ कि सारी दुनिया में ये दलाली और ये से भरी पड़ी है। कोई देश नहीं बच रहा इससे। भ्रष्टाचार सारी दुनिया में है। आप सिर्फ भारत में कहें ऐसा नहीं, सारी दुनिया में। तरीके अलग हैं भ्रष्टाचार के, खूब होता है। अब इनकी इनकम्स निकाली, गूगल पे देखिए, गूगल की इनकम जरा पूछिए गूगल से, पर डे कितना कमाता है, आपकी आंखें फट जाएंगी। यूट्यूब वालों की इनकम पूछिए, आपकी आंखें फट जाएंगी। सोचिए इतना कमाते हैं, मैनी करोड़ रुपीज ए डे इनकम है। क्या करते हैं, क्या करते हैं वो उस पैसे का, सिवाय दिमाग खराब होने क्या होता है वहाँ का। हवस पैसे की है। सबसे अच्छा आदमी मुझे दुनिया में लगा भारत में तो रतन टाटा, और विदेशों में बिल गेट्स। वंडरफुल पर्सन, नाइस पर्सन बाय हार्ट। बिल गेट ने तो कह दिया था कि मैंने जितना पैसा, वो नंबर रिचेस्ट आदमी का रैंक रह चुका है उसके पास वर्ल्ड के। उसने तो डिसीजन ले लिया एक बार कि मैंने जिन लोगों से पैसा कमाया मैं उन्हीं को वापस करूँगा, पब्लिक में ही बांट दूंगा। हमारे भारत के रतन टाटा जी ऐसे अच्छे लोग, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते, ये तो मैंने लंबा डाल दिया इसको। लंबे वीडियो देखते ही नहीं यूट्यूब पे लोग, बड़े अफसोस की बात है। शॉर्ट वीडियो में कोई दम नहीं होता, अधूरी बातें होती हैं शॉर्ट वीडियो में। आजकल शॉर्ट वीडियो बनाने की ऐसी ट्रिक निकाल दी है उन्होंने कि 3 मिनट का वीडियो है, मुश्किल से ऐसी बात कह देंगे कि वाह वाह। बड़े वीडियोस टाइम फुर्सत नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे इतना कुछ फुर्सत नहीं होगी लोगों के पास सुनने की। ठीक है, ना सुने, ना पढ़ें। चलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, थकान हो रही है बहुत। कल से डालूंगा कुछ और। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण। कितना लंबा हो गया।